नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के कृषि विज्ञान के विषय के अंतर्गत हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उस पहले चैप्टर में सस्य विज्ञान, मृदा और बीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जिसमें पहला जो टॉपिक है वो अपने सस्य विज्ञान का है। और सस्य विज्ञान की आवश्यकता क्षेत्र के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर कृषि उत्पादन में जो इसका आवश्यकता है पड़ती है, उसके बारे में हमने इसके चरणबद्ध तरीके से इसका अध्ययन किया है। अब आगे की कड़ी के अंदर हम इसके अंदर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस शब्द नियोजन का नाम आता है, वैसे इसका अंग्रेजी में हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग। तो किसी भी चीज की जब हम प्लानिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, अगर हम कृषि के क्षेत्र के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सस्य विज्ञान के हिसाब से हमें खेत में बोई जाने वाली सभी फसलों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान का जो अध्ययन हम करते हैं, उसके अंतर्गत हम कैसी प्लानिंग करें। प्लानिंग यानी कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य को शुरू करने से पहले हमारे पास में एक प्लान होना चाहिए। और उस प्लान को बनाने के पीछे हमें कई प्रकार की ऐसी बातों को सोचना पड़ता है कि इस प्लान को शुरू करने से लेकर के इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको कैसे शुरू किया जाए, किस क्षेत्र में शुरू किया जाए और इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी। तो हम हमारे भारत देश के अंदर जब हम कृषि के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और कृषि के क्षेत्र में हम भारत को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में हम उसको रखना चाहते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में यही सवाल होता है कि हम इसका नियोजन कैसे करें। नियोजन मतलब जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं, विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं कि कहाँ किन क्षेत्रों के अंदर हमें इसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर प्लानिंग जो भी की जाती है, तो भारत में अगर मान लो मैं एक किसान हूँ तो और किसान को किस तरीके से काम करना है, तो वो पहले उसके लिए एक प्लान बनाएगा कि मुझे मेरे साल भर मेरे खेत के अंदर जो मेरे पास जमीन है, उस जमीन के अंदर मैं क्या करूँगा, उस जमीन का क्या उपयोग होगा, किस तरीके से मेरी एक सोच होनी चाहिए। एक किसान होने के नाते मुझे क्या सोचना चाहिए कि मेरे पास में जो खेती योग्य जो जमीन है, उस खेत के अंदर कौन सी फसल बोनी चाहिए, कब बोनी चाहिए और उसकी पौध संरक्षण के जो भी तरीके हैं वो कैसे अपनाने चाहिए, मैं क्या करूँ, ऐसी किन किन बातों का ध्यान रखूं। तो ये सारी बातें क्या कोई किसान फसल बोने के उपरांत सोचता है? नहीं, वो सारी बातों को एक समझदार किसान होने के नाते वो सारी प्लानिंग करके रखता है कि मुझे वर्ष में 3 फसलें लेनी है, वर्ष में 4 फसलें लेनी है। अगर 3 फसलें लेनी है तो खरीफ की फसल के अंतर्गत में कौन सी फसल को बोऊंगा और उसके बाद में रबी की फसल में कौन सी फसल को बोऊंगा और जायद में कौन सी फसल को बोऊंगा। अगर मेरा प्लान चेंज होता है तो उस फसल प्रणाली के साथ में मैं किसी तरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो मुझे फसल चक्र के बारे में पता होना चाहिए, मुझे फसल प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। खरीफ में अगर कोई फसल ऐसी बोई गई है जो नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा करती है या जिसमें नाइट्रोजन का जैसे दलहनी पादपों को अगर बोया गया है, तो पादपों के हिसाब से ही अगली फसल को हमको बोना चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग करने के लिए हम पूरे वर्ष भर का एक खाका तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, खेत का एक आउटलेट बनाते हैं कि मुझे कहाँ पर क्या क्या बोना और किस तरीके से बोना है। तो नियोजन एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम हमारे भारत देश में सस्य विज्ञान को किस प्रकार से हम लागू करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो प्राप्त होगा फसलों से, तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या केवल खेत ही आवश्यक है? क्या हम यहीं तक सीमित होकर के सोच सकते हैं? नहीं, हमें उससे भी हट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश की बात है। तो पूरे देश के अंदर जब हम नियोजन करते हैं तो उसके लिए
कृषि के क्षेत्र में उन सारे संस्थानों को भी शामिल किया गया है जो कृषि क्षेत्र में होने वाले कार्यों को क्या करते हैं, क्रियान्वित करने के लिए मदद करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, किसानों को जागरूक बनाते हैं। और विद्यार्थी जो कृषि विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कृषि संस्थान बनाए गए, विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। और हम प्लानिंग के अंतर्गत देखें तो जो सस्य विज्ञान की प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि प्रसार संस्थान, यानी कृषि से संबंधित जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज है, ठीक है ना, कॉलेज की बात करें अपन, यूनिवर्सिटी की बात करें अपन, और स्कूल्स की बात करें अपन, तो यहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों के अंदर हम कृषि विज्ञान से संबंधित शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम केवल प्रायोगिक तौर पर ही नहीं बल्कि हम सैद्धांतिक तौर पर भी क्या करें, इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों को तैयार करें ताकि भावी जीवन में ये जो विद्यार्थी है वो किसानों के लिए मददगार साबित हो सके। क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में सक्षम हो जाता है। तो हमें हमारे देश के अंदर स्कूल जहाँ पर कृषि विज्ञान जो विषय है उसको हमें संचालित करना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कृषि विज्ञान के लिए तैयार करें। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर जिनकी रुचि नहीं है किसी और फील्ड में जाने की, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, तो रुचि के हिसाब से। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन विद्यार्थियों को हम कृषि विज्ञान के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कृषि विषय को लेकर के पढ़ाई करें, अगर उनकी रुचि है तो ही, अन्यथा वो किसी और क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और कॉलेज के अंदर जो हम बात करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय जहां पर स्थापित किए गए हैं, कृषि महाविद्यालय जहां पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना, कृषि महाविद्यालय, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो कृषि से संबंधित जो भी शिक्षा है उस शिक्षा का हम क्या करें, प्रसार करें और उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान देकर के उनको सक्षम बनाएं ताकि उनका भावी जीवन जो है वो सुदृढ़ हो सके। और जब हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे, इन विद्यार्थियों को उस लेवल से तैयार करेंगे ताकि ये अपने क्षेत्र के किसानों के लिए मददगार साबित हो सके। तो एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कृषि के क्षेत्र के अंदर उन सारी समस्याओं के निवारण के लिए वो विद्यार्थी तैयार हो जाता है और अमूमन जो है वो विद्यार्थी इन शिक्षा संस्थानों से बाहर निकलता है, तब उसे एक अच्छी जॉब भी मिलती है। और कृषि के क्षेत्र के अंदर हम बात करें, यहाँ पर जो सस्य विज्ञान का जो प्रसार करना है कि जो भी फसलें हैं, क्योंकि आज हमारी आर्थिक जो मजबूती है वो सस्य विज्ञान को काम में लेकर के ही की गई है। तो हम ऐसे महाविद्यालय स्थापित करें, ऐसे कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें और कृषि प्रसार संस्थान स्थापित करें जिनके द्वारा कृषि के अंदर होने वाली उन्नत तकनीकों को इजाद किया जाए और उन तकनीकों को इजाद करने के बाद उन किसानों तक पहुंचाया जाए। अगर किसान हमारा जागरूक होगा और फसलों को बोने के अंतर्गत वो वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करेगा, वैज्ञानिक मापदंड का इस्तेमाल करेगा और जो क्राइटेरिया उसको पूरा करना उसके हिसाब से करेगा, तो ये सारी चीजें इस नियोजन के अंतर्गत आती है कि हम सबसे पहला कदम जो है वो कृषि उत्पादन में उठाए, दूसरा कदम जो है हमारा वो नियोजन में। क्योंकि हम खेती करना तो जान गए, सीख गए, लेकिन हम खेती के अंदर की होने वाली जो बारीकी है,
यानी कि उसकी गहराई तक जाकर के हम उन चीजों को और अध्ययन करें, ताकि हम बहुत सारे लोगों को इस कार्य के अंदर प्रेरित कर सके और उनको तैयार कर सके। तो कृषि विश्वविद्यालय हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए गए हैं और राज्य स्तर पर भी स्थापित किए गए हैं, और कृषि प्रसार संस्थान जो है जिनका काम क्या होता है, कृषि से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी नवीनतम जानकारियां हैं, जो नवीनतम तकनीकी है, उनको प्रसारित करके उन लोगों तक पहुंचाया जाए जहां जिसके लिए उन तकनीकों को बनाया जाए। ठीक है ना। तो किसान भाइयों के लिए, किसान वर्ग के लोगों के लिए ये सारा काम चल रहा है। तो ये राष्ट्रव्यापी एक नियोजन है जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें। सबसे पहला काम है हमारा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का। उसके लिए कृषि महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय और कृषि प्रसार संस्थान का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जब हम कृषि का काम करेंगे, यानी कि किसान है, मालूम है किसान हूं, और एक किसान होने के नाते मेरे पास जमीन है, लेकिन जमीन के अंदर खेती करने के लिए मेरे पास में किसी प्रकार का कोई भी बजट नहीं है, तो मैं ऐसे में क्या कर सकता हूँ? तो सरकार भी इस बारे में सोचती है कि भी किसान को क्या किया जाए, ऋण दिया जाए, है ना। तो कई कृषि अधिकारी जो है बैंक के अंदर, बैंक में कृषि अधिकारी कृषि अधिकारी है, कृषि विपणन अधिकारी है, कृषि सहायक अधिकारी है। ऐसे बैंकों में जो कृषि से संबंधित जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को बैंक नियुक्त करती है ताकि वो कृषि के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए ऋण मुहैया करवा सके। तो बैंक में कृषि अधिकारी का जो काम है वो किसान की आर्थिक स्थिति में मदद करने का है, उसकी जांच पड़ताल करवा करके उसको किस प्रकार की फसल को बोना है, उसके लिए लोन जो दिलवाना है, वो सारी बातों को ये कृषि अधिकारी जो है वो मदद करते हैं। तो बैंकों के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में और भी बढ़ावा ला सकते हैं, क्योंकि जहां पर धन की आवश्यकता है उस धन की आवश्यकता को केवल धन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जहां पर शिक्षा की आवश्यकता है वहां पर शिक्षा के द्वारा उस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो सस्य विज्ञान के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रसार संस्थान, ऐसे संस्थानों के माध्यम से एजुकेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखें तो हमें ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना होगा जो कि कृषि से संबंधित यानी खेती किसानी के काम से संबंधित जो पढ़ाई लिखाई करके मजबूत बन सके और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में एक अहम हिस्सा बन सके। तीसरी बात आती है कि जब हम खेती बाड़ी का काम करते हैं तो हमारे पास में नियोजन के तौर पर यानी कि प्लान इसमें भी होना चाहिए कि हमने पहला तो शिक्षा के लिए प्लान कर दिया, दूसरा हमने किसानों को ऋण मुहैया करवाने के लिए प्लान तैयार कर लिया, तीसरा हम जो है हम खेत में जब फसल को बोएंगे तो ऐसे में हमारे पास में किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, हमें खाद एवं उर्वरक। तो खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ेगी। तो इस खाद और उर्वरक को प्राप्त करने के लिए किसानों के पास में ऐसी कंपनियां जो हैं जो इनको उर्वरक प्रदान करती है, यानी जैसे इफ्को है, इफ्को, क्रबको, तो ये उर्वरक कंपनियां जो है इनके माध्यम से खाद और उर्वरक की जो भरपाई है, जो आपूर्ति है, वो हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा प्लान का एक हिस्सा है। यानी कि पहला प्लान के तीसरे हिस्से में अगर हम देखते हैं तो उर्वरक कंपनियां जो हैं वो क्या काम करती हैं कि किसानों को जो उनके खेतों के अंदर जो उनकी उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ गई है, भूमि उपजाऊ नहीं है,
तो उस भूमि के उपजाऊपन को बरकरार रखने के लिए, उस उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उर्वरक कंपनियों का सहारा ले सकते हैं। जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, डबल सुपर फॉस्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ऐसे उर्वरक जो रासायनिक तौर पर तैयार किए जाते हैं, उन उर्वरकों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी हमारे पास में प्लान होना चाहिए। तो तीसरी चौथी बात आती है हमें कि जब हम पादपों के अंदर जब हम फसल को बो देते हैं, तो 1 माह के लगभग समय जब हो जाता है, तो फसली पौधों के साथ में जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी या उसको निंदानाशी औषधियां भी कहते हैं। और ये निंदानाशी जो है, खरपतवारनाशी जो है, जैसे 2,4-D है, 2,4,5-D है, ठीक है ना, तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उनके लिए हम ऐसा जो खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ऐसे खरपतवारनाशी दवाओं को बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, उन कंपनियों को हम स्थापित करें, तो ये भी हमारे पास में प्लान होना चाहिए। क्योंकि जब हम खेती बाड़ी का काम शुरू करते हैं, तो फिर हमारे पास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उस काम शुरू किए जाने के बाद में हमारे पास में जो चीजों की हमें उस खेती बाड़ी के काम के लिए जरूरत पड़ी है, वो हमारे पास उसमें उपलब्ध ही नहीं है। तो हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं, दूसरा हम बैंकों से ऋण हम उपलब्ध करवा लेते हैं, और तीसरा हम जो उर्वरक कंपनियां उनसे हम खाद और उर्वरक खरीद लेते हैं, और जो खरपतवारनाशी कंपनियां हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खरपतवारनाशी दवाओं का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, ताकि फसली पौधों के साथ जो खरपतवार जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा को रोका जाए, खरपतवार को नष्ट किया जाए। अब इसके बाद में अगले कड़ी में हम देखें तो हमारे पास में प्लान और होना चाहिए। ये योजना का हिस्सा है, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे कहते हैं, या पादप जो हार्मोन है, उन पादप हार्मोनों का इस्तेमाल करके हम पादपों की जो स्वाभाविक वृद्धि होती है, जो कि जब पादप स्वाभाविक वृद्धि जो होती है, उस वृद्धि को हम कमी पाए जाने पर हम इस हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन हार्मोनों के इस्तेमाल के द्वारा जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन है, अगर हम उनके देखें तो कृत्रिम रूप से भी ऐसे हार्मोन तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम ऑक्सीन भी बनाए गए हैं, और प्राकृतिक रूप से भी ये पदार्थ जो है वो पादपों के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, फसलों के ऊपर इनका छिड़काव करके हम उनके जो फल जो है, जो अधपके गिर जाते हैं या फलों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके पूर्ण विकास के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नियोजन के अंदर हमने शिक्षा का सहारा लिया, दूसरा हमने बैंकों से प्राप्त ऋण का सहारा लिया, तीसरा हमने उर्वरक कंपनियों के द्वारा प्राप्त उर्वरकों का सहारा लिया, और खरपतवारनाशी दवाओं के प्रयोग से हमने फसली पादपों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, ताकि उसके अंदर उत्पादन अच्छा हो सके, और इसके अलावा हमने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए तो इन सारी चीजों की हमको आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर हमें खेती बाड़ी में सक्षम होने के लिए इन चीजों को प्लानिंग करके पहले से रखना, इसी प्लानिंग को आधार मानते हुए हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं, ताकि पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रव्यापी जो
हम प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं पर भी हमें नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये केवल एक ही हम पॉइंट पे फोकस करते हैं तो नहीं हो सकता, हमें इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय आज के समय में बहुत कई तरह के व्यवसाय हैं, लेकिन कृषि को भी आज हम व्यवसाय के तौर पर ही देख रहे हैं, क्योंकि कृषि क्या है, बड़े पैमाने पर जब हम किसी खेत के अंदर बहुत सारे पौधों को उगाते हैं जो कि आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान होते हैं, और ऐसे पौधों को जब एक ही स्थान पर हम बड़े पैमाने पर उगाते हैं उसको फसल कहते हैं। तो हमारे पास में फसल उगाने के उपरांत जो हमें फसल से उत्पादन मिलता है, उस उत्पादन का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, व्यवसाय के अंदर करते हैं। जैसे बहुत सारे उत्पाद हमें मिलते हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे सिगरेट उद्योग है, बीड़ी उद्योग है ना। तो ये उद्योग तो फसल उत्पाद से प्राप्त हो सकते हैं, है ना। जहां पर कच्चे माल का इस्तेमाल हम व्यवसाय के रूप में करते हैं, जहां पर हम फसलों से प्राप्त उत्पाद जो है उस उत्पाद का इस्तेमाल हम व्यवसाय के तौर पे करते हैं। जैसे मसाले के रूप में हम मसाले का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जियों के लिए हम व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना। हम वस्त्रों के लिए व्यवसाय करते हैं, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पर हमें इस खेती से प्राप्त जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल होगा। तो व्यवसाय के अंदर ये सारी बातें आ जाती है कि खेती बाड़ी से जो भी चीज हमको प्राप्त हुई उसी का हमने आगे जाकर के उसका प्रसंस्करण करके हमने उसको तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद में उसको हम थोक विक्रेताओं से जो है उधार करके उसको रिटेल में उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्यवसाय दो तरह के मानते हैं, यानी कृषि के क्षेत्र में दो तरह के व्यवसाय हैं। एक तो कृषि से प्राप्त उत्पादों के द्वारा, और दूसरा कृषि के अंतर्गत हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन साधनों को हम देखें तो कृषि औजार है, कृषि यंत्र है, कृषि औजार है, और कृषि से संबंधित जो भी उपकरण है, तो इनके निर्माण के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यवसाय को स्थापित करना पड़ेगा जिस व्यवसाय के अंतर्गत हम कृषि को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मुनाफा पहुंचा सकते हैं, हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमारा मूल लक्ष्य जो है उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। और उत्पादन बढ़ने के बाद में जब हम इसको किसी को व्यवसाय के रूप में देखते हैं तो ये बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती है। और उद्योगों की बात हम करें तो यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए ऐसे उद्योग जिन उद्योगों के अंदर हम कृषि से प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और उनको संचालित करने के लिए, जैसे परफ्यूम की बात करें, इत्र की बात करें, कॉस्मेटिक जो आइटम है उनकी बात करें, तो उनका भी निर्माण कृषि से प्राप्त उत्पादों से होता है। मसाला उद्योग है तो मसाले जो प्राप्त होते हैं वो कृषि से प्राप्त होते हैं, तो इन उत्पादों को हम इस्तेमाल करके अपना उद्योग कर सकते हैं। और उद्योगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, और इन उपलब्ध होने वाले रोजगारों का इस्तेमाल करके हम हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।